नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 एमपीटीईटी वर्ग 3 विषय गणित के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेके आए हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 है और आपकी परीक्षा तिथि कब रहेगी? परीक्षा तिथि है 10 नवंबर 2024 से शुरू होगी और आपको इस वीडियो के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर ऑल क्वेश्चन जो है वह बताएंगे, जो आपकी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको कैसे तैयारी करना है इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए देखते हैं एमपीटीईटी वर्ग 3 विषय गणित के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। ये आपका जो भाग कौन सा है? चौथा भाग। जो आपका प्रश्न पत्र मिलेगा उस प्रश्न पत्र का कौन सा भाग कहलाएगा? ये चौथा भाग और विषय क्या रहेगा? गणित। तो चलिए इसका प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1 उच्च कमी चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न खालिस्तान की मांग करते हैं। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको चुनना है कि कौन सा आंसर सही होगा। प्रश्न क्या है? उच्च क्रमिक चिंतन कौशल जैसे हॉट्स कहते हैं पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। क्या है? कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए संज्ञानात्मक प्रयास की आवश्यकता होती है तथा उच्च क्रमिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गहन चिंतन की तथा उनमें कौशल की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ज्ञान को विकसित करने के लिए उच्च क्रमिक चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग करनी चाहिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। ये 4 ऑप्शन है। ए नंबर प्रश्नोत्तरी, बी नंबर भूमिका, सी नंबर वर्ग पहेली और डी नंबर सर्वेक्षण आधारित परियोजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या है? आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर सर्वेक्षण आधारित परियोजना। जो सर्वेक्षण आधारित परियोजना में विद्यार्थी द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों का बिना विश्लेषण किए ज्ञात करना संभव नहीं है, अतः उनकी समझ का आकलन करने के लिए सर्वोत्तम रूपात्मक उदाहरण है। क्या है? सर्वेक्षण आधारित परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय रोल के समय शैल पर कक्षी चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा तो यहाँ से किस प्रकार की चर्चा की गई उसके बारे में पूछा गया है। क्या है प्रश्न आपका? त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय शैल पर कक्षी चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा है, तो ये 4 ऑप्शन में से किस प्रकार की चर्चा है वह आपको चुन के बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थी की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। जो आपका प्रश्न नंबर 3 था उसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। इसमें क्या है? त्योहारों के समय क्या होता है? सभी क्रय विक्रय करते हैं। जब त्योहार आते हैं उस टाइम पे क्या किया जाता है? सभी के द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय करने पर प्रतिशत लाभ अथवा हानि प्राप्त होती है। कक्षा में एक दूसरे के विचारों को सुनने से विद्यार्थी की तर्क शक्ति क्या होती है? बढ़ती है, अर्थात सोच विकसित होती है तथा नए नए तर्क विकसित करने में प्रोत्साहित करती है, जिससे विद्यार्थी में उच्च विचारों का विकास होता है। त्योहार के समय यह कक्षा में तर्क करना लाभप्रद होता है, क्योंकि इससे विद्यार्थी किसी भी प्रकार के लाभ और व हानि समझ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा? ए नंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। ये कैसी हैं? मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। किसी अभ्यास में क्या था? प्रश्न था PQ तथा RS। ये PQ और RS क्या है? रेखाखंडों की लंबाई मापी गई। यहाँ पे ये प्रश्न किया गया है PQ और RS की क्या की गई? ये एक रेखाखंड है, इन रेखाखंडों की लंबाई मापी गई। बच्चे ने उत्तर दिया AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है, तो किसकी ओर संकेत करता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा आपको चुन के बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, संकलनात्मक त्रुटि। इसका सही आंसर क्या होगा? संकलनात्मक त्रुटि। अब क्यों संकलनात्मक त्रुटि कर रहा है बच्चा? अधिकांश विद्यार्थियों को किसी भी रेखाखंड के 2 अंतः बिंदुओं को A B के रूप में मानने की आदत होती है। क्या होता है? अधिकांश विद्यार्थियों को किसी भी रेखाखंड के 2 अंतः बिंदुओं को A B के रूप में मानने की आवश्यकता होती है। इसी कारण
वह पी क्यू और आर एस की बजाय, ये जो आपका पी क्यू है और आर एस की बजाय ए बी के रूप में लिखने की त्रुटि करता है। क्या होता है, अधिकतर बच्चों को हम ए बी बताते हैं, तो वह उनकी जो त्रुटि है वो संकल्पात्मक हो गई, यानी कि उनको मालूम है, पहले से ही मालूम है कि हम ए बी लिखते हैं, तो वो पी क्यू और आर एस को क्या, पी क्यू और आर एस ना लिख के क्या लिख रहे हैं, ए बी की लंबाई लिख रहे हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, संकल्पनात्मक त्रुटि को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही है। क्या प्रयास कर रही है, ये चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर देना है। ये चार ऑप्शन पढ़ लीजिए और इन चारों ऑप्शन में से ही आपको सही आंसर चुनना है। प्रश्न था आपका, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके, जो समाचार पत्र हैं उन्हें वितरित किया, छात्रों से सबसे बाद के मैच में, जो बाद का मैच था उसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही है। क्या प्रयास कर रही है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने का। इसका प्रयास कर रही है, परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने का। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। देखिए यहाँ पे ये कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। क्या शब्द समस्या है, मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है, दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं। छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा। क्या लिखा, 336 मुंबई, फिर यहाँ लिखा है 336 एक डिब्बे में, दूसरे डिब्बे में 127 दिल्ली, और दिल्ली में कुल कितने हुए, 336 धन 127 बराबर 463 बस स्टॉप हैं। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा। देखिए आप शिक्षक इसमें, जो शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के लिए क्या रिपोर्ट देगा, चार ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है कि क्या रिपोर्ट रहेगी शिक्षक की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। तो ये आपका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। जब दो वस्तुओं के मान इस प्रकार हैं कि एक वस्तु का मान ज्ञात होने पर दूसरी वस्तु का मान पहली से कुछ कम या अधिक हो, तो दिए गए आलेख के अनुसार हल करने पर समस्या का समाधान प्रशंसनीय होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। गणित में प्रक्रम संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन खालिस्तान की ओर संकेत करता है। ये आपके चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से आपको चुनना है कि गणित में लचीलापन खालिस्तान की ओर संकेत करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। इसका कौन सा, बी नंबर का ऑप्शन होगा। किसी भी विषय में लचीलापन इसी बात पर निर्भर करता है कि किसी भी कथन में को एक से अधिक तरीकों से किस प्रकार प्रयोग कर समस्या का हल निकाला जा सकता है, यद्यपि उसकी वास्तविकता बनी रहे। इसके अंतर्गत बच्चा अपने तरीके से सवालों का हल खोजता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर क्या होगा, बी नंबर, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बताया जा सकता है। प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 9। कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ये चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से आपको चुनना है कि कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, रोजमर्रा की भाषा, फिर उसके बाद गणितीकरण स्थिति भाषा, फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो समस्या है, समस्या को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से डी नंबर का ऑप्शन इसका आ जाएगा। इस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं, रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। ये आपका डी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के खालिस्तान पर है।
प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 10, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के खालिस्तान पर है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, मानसिक चित्रण स्तर में बच्चे वस्तुओं का वर्गीकरण देखकर करते हैं, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, ऋण 1, धन 2, ऋण 3, धन 4, ऋण 5, धन 6, ऋण 7, फिर धन 8, इसी प्रकार डैश डैश आगे बढ़ते जाएंगे। धन 1000 का मान क्या है? अब देखिए यहाँ पे सब में एक एक का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 1 धन 1 धन 1 धन 1। इस प्रकार से हम आखिरी तक चले जाएंगे। कहाँ तक? धन 1। जब इन सबको हम जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? 500 आएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 500। क्योंकि देखिए आप इसको मोटे तौर से हल करना चाहते हैं तो 1 से 10 तक जाएंगे, तो 1 से 10 तक जाने पे आपको कितना प्राप्त होगा वह देख लीजिए। जैसे आप 1 से 10 तक में कितने जोड़ेंगे तो आएगा? 1 जोड़ेंगे तो 5। तो इसी प्रकार 100 तक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। 100 तक जोड़ेंगे तो 50। और फिर जब हम किस तक 1000 तक जोड़ेंगे तो 1000, देखो 10 तक जोड़े तो कितना आया? 5। 100 तक जोड़े, एक एक को जोड़े तो 50 आया। और 1000 तक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका 500 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए नंबर 500। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? प्रश्न फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है आपका? आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्रण की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, रचना और सृजन का। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? तो उसका उद्देश्य होगा रचना या सृजन का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्राणी से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्राणी पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी तकनीक सही है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हो। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, कक्षा दूसरी के शिक्षार्थी का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। प्रश्न क्या है आपका? कक्षा दूसरी के शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों को सरल आकृतियों, उनके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। ए नंबर, श्यामपट्ट का तल, बी नंबर, जियो बोर्ड, सी नंबर 3D सॉलिड्स के नेट्स और डी नंबर, क्यूब्स। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जियो बोर्ड। कक्षा दूसरी के शिक्षार्थी का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है जियो बोर्ड। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। देखिए आपको यहाँ नीचे पैटर्न दिया हुआ है। पैटर्न क्या है? 9 गुणित 9 धन 7 बराबर 88, 98 गुणित 9 धन 6 बराबर 888, फिर 987 गुणित 9 धन 5 बराबर 8888। फिर यहाँ बीच में आपको और हल करना है। उसके बाद लास्ट में दिया है 9,87,654 गुणित 9 धन 2 क्या है? तो इसको कैसे हम निकालेंगे? देखिए बहुत आसान तरीके से हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको दिया है 987, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 9 8 7, अब क्या आ जाएगा? 987 के बाद 9 8 7 6 गुणित 9 और किसको जोड़ देंगे? देखो यहाँ पे सबसे पहले 7 जोड़ा था, फिर 6, फिर 5, यहाँ किसको जोड़ेंगे? 4 को जोड़ेंगे। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा जब इसको हम हल करें? तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे कितने 8 आए थे? 4 8। कितने 8 हैं? ये 4। तो यहाँ पे कितने 8 आ जाएंगे? 5। 1 2 3 4 5, कितना आ गया? 88,888। इसी प्रकार अब क्या करेंगे नेक्स्ट? फिर और आगे बढ़ाते हैं हम। 9 8 7 6 5, अब 5 अंक ले लिए। इसमें किसका 9 का गुणा करेंगे और किसको जोड़ेंगे? यहाँ पे 4 जोड़े थे, अब इसमें किसको जोड़ देंगे? 3 को जोड़ेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ कितने 8 प्राप्त हुए थे? 5। यहाँ पे कितने 8 प्राप्त होंगे? 6।
1 2 3 4 5 6 8 हो गए। अब ये हमारा 3 तक आए, लेकिन हमें ज्ञात करने को क्या कहा है उसने, ये 2 वाला ज्ञात करने को कहा है। कौन सा वाला, 9 8 7 6 5 4 गुणित 9 धन 2। अब देखिए यहाँ पे 4 5 6 थे, अब इसमें कितने हो जाएंगे, कितने 8 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे 7 8 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। इस प्रकार से आप इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सी नंबर। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यह सवाल खालिस्तान के लिए पूछा गया है। तो ये सवाल किसके लिए पूछा गया है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्या का अभ्यास देने। बी नंबर गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा। सी नंबर HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच। और डी नंबर सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने। तो यहाँ पे आपको जो दिया है, यहाँ 4 खंभे दिए हैं जिनकी माप 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 105, 215, 150 और 235 के आपको क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसका महत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा। महत्तम समापवर्त से ही आप समान लंबाई के टुकड़ों में काटे यानी समान उनकी अधिकतम लंबाई बता पाएंगे। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई समान कैसे बता पाएंगे, जब तक इन तीनों का महत्तम नहीं निकालेंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा HCF। महत्तम मीन्स होता है HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेषफल 4 बचता है, तो भाजक क्या होगा। तो आप इसे कैसे निकालेंगे, इसका एक सूत्र होता है भाज्य बराबर, उससे निकाल सकते हैं आप। क्या होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे भाज्य कितना दिया हुआ है, 12,401। 12,401 क्या है, भाज्य है। और भाजक क्या है, भाजक मालूम है क्या, नहीं, भाजक ज्ञात करना है हमें। तो भाजक को जैसा का वैसा लिख दी। गुणित भागफल कितना है, भागफल 77 है और शेषफल कितना है, 4 है। अब क्या करेंगे हम, ये 12,401 जैसा का वैसा लिखे और धन 4 का पक्षांतर की तो ऋण 4 और 77 गुणा में है तो काय में आ जाएगा, भाग में। और 12,401 में से 4 को घटाएंगे और 77 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 131 प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 131 जो प्राप्त हुआ, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया, 131 प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर, सॉरी यहाँ पे भाग देने मिसिंग हुई है, आप घटा दीजिए। पहले 12,401 में से किसको घटाएंगे हम, 4 को घटाते हैं। चलिए घटा के देखते हैं। 12,401 यहाँ पे लिखेंगे हम, ये 12,401 में से 401 में से किसको घटाएंगे, 4 को घटाएंगे। 11 में से 4 घटा दो, 7 आ गया। यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 12,397। कितना आया, 12,397 भागित कितना, 77। तो कितना भाग दिए तो हमें कितना प्राप्त होगा, 161। 161। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर ये आ जाएगा आपका ए नंबर। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं सूत्र के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है। ए नंबर संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए कॉपी अभ्यास कराकर। बी नंबर शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। सी नंबर केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके। और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका बी नंबर का आंसर सही होगा, शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी संख्याओं का गुणा करने में गलती करता है, जैसे 4 गुणित 1 बराबर 5, 5 गुणित 1 बराबर 6 आदि। इसके लिए किस प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। ए नंबर चित्रण रूप में आकृतियों को प्रस्तुत की जाए। बी नंबर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास। सी नंबर अनुमान लगाना। और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास। इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराएंगे तो वह छात्र यह त्रुटि नहीं, गलती नहीं करेगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है? पाठ्य योजना की पंचपदी पद्धति किसने शुरू की? प्रश्न क्या है आपका? पाठ्य योजना की पंचपदी पद्धति किसने शुरू की? ए नंबर किलपैट्रिक, बी नंबर ब्लूम, सी नंबर हर्बर्ट और डी नंबर मॉरिसन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर हर्बर्ट। पाठ्य योजना की पंचपदी पद्धति किसने शुरू की थी? तो हर्बर्ट ने की थी। आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में कम से कम कितने प्रतिशत बच्चों को बिना शुल्क के नामांकित करेंगे? प्रश्न क्या है आपका? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनमें कम से कम कितने प्रतिशत बच्चों को बिना शुल्क के नामांकित यानी उनका एडमिशन करेंगे? ए नंबर 15%, बी नंबर 20%, सी नंबर 25% और डी नंबर 30%। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 25%। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 10,000 धन 10 इकाई धन 10 दहाई बराबर है। आपको यहाँ पे क्या कह रहा है? 10,000, 10,000 मीन्स 10 गुणित 1,000 यानी कितना हो गया? ये 10,000। ये 10,000 धन 10 इकाई, 10 इकाई मीन्स 10 गुणित 1 तो 10 इकाई हो गया। उसके बाद 10 दहाई, 10 गुणित 10 यानी 100। 10 दहाई मीन्स कितना होता है? 100। अब इनका योग कर लीजिए, इनको जोड़ेंगे हम। 0 1 1 10 कितना आ गया? 10,110। 10,110 यानी इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। 10,000 में 10 इकाई, 10,000 में 10,000 धन 10 इकाई धन 10 दहाई, 10,000 फिर 10 इकाई मीन्स 10, 10,000 में 10 जोड़े तो 10,010 और 10 दहाई मीन्स 100। 10 दहाई मीन्स कितना होता है? 100। तो कितना हो गया? तो आपने 10,000 में 10 जोड़े तो 10,010 और फिर जोड़ दिए 100 तो कितना हो गया? 10,110। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ से आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है। 7 मीटर 10 सेंटीमीटर बराबर 710 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 7 मीटर में कितना हो गया? 700 और 700 में 10 सेंटीमीटर जोड़े तो 710 सेंटीमीटर। ये सही, ये यानी कि आपका जो कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो ये तो सत्य है। दूसरा 1 आधे का आधा 1/3 है। 1 आधे का आधा 1/3 है और सॉरी 1 आधे का आधा, 1 आधे, देखिए ये 1 आधे का आधा बराबर 3/4। 3/4 यानी 3/4 का 1/3, 1/3। अब इसको हल करते हैं हम। का अर्थ हुआ? ये 1/2 गुणित 1/2 के 1/4 हो गया। ये बराबर ये 3 से 3 क्रॉस हो गया तो 1/4। तो ये भी कथन कैसा है? सत्य, क्योंकि यहाँ 1/4 1/4 बराबर है। इसके बाद तीसरा 2 किलोग्राम 112 ग्राम बराबर 2,112 ग्राम। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1,000 ग्राम। तो 2 किलो में कितने हो गए? 2,000। 2,000 किलोग्राम में उस 2,000 ग्राम में 112 ग्राम को जोड़ दीजिए, 2,112 ग्राम हो जाएगा। तो ये भी सत्य है। अब 3 लीटर 7 मिलीलीटर बराबर 360। तो 1 लीटर में 1,000 मिलीलीटर होते हैं और 60 मिलीलीटर जोड़े तो क्या हो जाए? 3 लीटर में 3,000 मिलीलीटर हो गए और 60 को जोड़े तो 3,060 मिलीलीटर आना चाहिए, जबकि यहाँ कितना दिया है? 360 मिलीलीटर। तो इसका जो कथन सत्य नहीं है तो वह डी नंबर का सत्य नहीं है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या है। तो आप इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा आपको। प्रश्न नंबर 24 को क्या करना पड़ेगा? 10 दिनों में मिनटों की संख्या क्या हो जाएगी? देखो 10 दिनों में मिनटों की संख्या क्या होगी? 10 गुणित 24 घंटे गुणित 60। जब इनका हम गुणा करेंगे तो 10 दिनों में मिनटों की संख्या कितनी आएगी? 14,400। कितनी आ जाएगी? 14,400 ये मिनट आ गए। अब आपको एक 2 घंटे में निकालना है तो 2 घंटे में क्या हो जाएगा? 2 घंटे यानी कि, और ये 2 घंटे उसको कायम बदले हमने मिनट में बदले, मिनट से कायम बदले सेकंड में, कायम बदल दिए सेकंड में बदले। तो अब सेकंड में बदलने के बाद आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसको हमने मिनट में बदल दी, सेकंड में बदलेंगे तो इसका आ जाएगा। जब हल करेंगे तो हमें कितना मालूम हो जाएगा? 7200 आ जाएगा। 7200 सेकेंड, ये सेकंड आ गया। क्योंकि आपको आंसर का है बताना, सेकंडों की संख्या बताना है। यहाँ पे सेकंड में बदलना है क्योंकि सेकंडों की संख्या है। इसी प्रकार हम 3 घंटे में निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 घंटे में आएगा 10,800 सेकंड। फिर 4 घंटे में आ जाएगा आपका, 4 घंटे में निकाल के देखते हैं। 4 गुणित 60 गुणित 60, तो 4 गुणित
60 का 60 में गुणा किए 3600 आ गया ये आपका, और 3600 में हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14400। तो इसका सही सेकंड 14400 सेकंड किस में आ रहा है, सी नंबर में, तो इसका सही आंसर क्या होगा 4 घंटे। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न क्या था एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आपको, किस प्रकार से करना है। 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है, 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है, निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या है। तो इन घंटों में सेकंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 दिनों को मिनटों की संख्या बदल दीजिए, कितना आ गया 14400 मिनट आ गए। उसी प्रकार फिर क्या करेंगे आप, घंटों में मिनटों की संख्या निकालना, आपको घंटों में मिनटों की संख्या निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे 2 घंटे हैं तो इसको हल करके देखेंगे, तो उसमें आपको कितने मिनट मालूम हो रहे हैं, 2 घंटे और सेकंड 7200 सेकंड। फिर 3 घंटे में कितने सेकंड मालूम होंगे, 10,800, और 4 घंटे में कितने सेकंड मालूम होंगे 14,400। तो ये 14,400 आपका जो है 4 घंटे में, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, जो कि 10 दिनों में मिनटों की संख्या 4 घंटे में सेकंडों के बराबर है। तो इसका सही आंसर 4 घंटे आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक, कबाड़ी वाली, भोपाल की शहर, दुनिया कुछ ऐसी देखती है, यह परिवर्तन किया गया है, यह परिवर्तन किया गया है। तो क्यों किया गया है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। पाठ्य पुस्तक में उपरोक्त प्रकाश के शीर्षक का प्रयोग विषय का दैनिक जीवन से जुड़ते हुए रोचक बनाने के लिए किया गया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में। इसके बाद सॉरी इसका आंसर मिस है, क्या कह रहा है इसमें, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थी को चुनौती देने के लिए, बी नंबर उन्हें अलग से समझाने के लिए, सी नंबर दैनिक जीवन से जुड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, और डी नंबर कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। तो इसका सही आंसर जो है आपका प्रश्न नंबर कौन सा आपका 25 नंबर, इसका सही आंसर सी नंबर, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर आएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए खालिस्तान जरूरी है। ए नंबर अधिकतर सूत्रों को याद करना, बी नंबर बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सी नंबर सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, डी नंबर सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। तो चुनिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए खालिस्तान जरूरी है, तो उसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। अधिक सूत्रों को याद करने या बहुत जल्दी सवालों को हल करने से कोई अच्छा गणितज्ञ नहीं बन सकता। अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं को समझना, उन्हें लागू करना और उनमें संबंध बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, थोड़ा यहाँ पे मिसिंग लग रही है। प्रश्न क्या है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए खालिस्तान जरूरी है। ए नंबर अधिकतर सूत्रों को याद करना, बी नंबर बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सी नंबर सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, डी नंबर सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। तो यहाँ पे जो है आपको जैसे सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिक सूत्रों को याद करने या बहुत जल्दी सवालों को हल करने से कोई अच्छा गणितज्ञ नहीं बन सकता। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। अच्छा गणितज्ञ नहीं बन सकता। अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, उन्हें संबंध। तो ये इसका सही आंसर आएगा सी नंबर, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती हैं सहायता करें। स्रोत गणित के जादू सेकेंड एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। तो बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन पढ़िए और चुन के बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, बताइए, इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा, आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 2.5 रुपये। 2.5 रुपये को आप 2 सही 1/2 भी लिख सकते हैं या इसे 2.50 ये हो गया। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। 1.5 दर्जन यानी एक दर्जन में कितनी पेंसिल होती हैं, 12, और आधा दर्जन में कितनी पेंसिल होंगी, 6। 12 और 6 कितनी हो गई, 18 पेंसिल हो गई।
दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, तो 18 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2.5 गुणित क्या कर देंगे 18। 18 पंचे क्या होता है 90 की 0 हासिल की 9, 18 दूनी 36 और 9 कितना हो जाएगा, 36 में 9 जोड़े तो 45। कितनी संख्या बाद दशमलव एक संख्या बाद, तो कितना आ गया 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 45 रुपये। सॉरी 45 नहीं आएगा, रॉन्ग। ये क्या हुआ 45 रुपये को उसने क्या खरीदा, पेंसिल खरीदा। अब क्या कर रहा है 100 रुपये वह दुकानदार को दे रहा है। 100 रुपये किसको दे रहा है, दुकानदार को दे रहा है। तो और कितने रुपए की पेंसिल खरीदा, 45 रुपये की। तो अब दुकानदार उसे कितने रुपये वापस करेगा, तो 100 में से 45 हटाए तो कितना आ गया 55। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का 55। नेक्स्ट प्रश्न इसके बाद, निम्नलिखित में कौन सा सही है। आपको यहाँ पे ये कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों में से बताना है कौन सा सही है। ए नंबर में क्या कह रहा है, देखिए ए नंबर में कह रहा है, ए नंबर में क्या कहा, 100 का पूर्ववर्ती। 100 का पूर्ववर्ती क्या होता है, 100 का पूर्ववर्ती मीन्स 100 में से क्या करेंगे 1 घटाएंगे। 100 का पूर्ववर्ती कितना हुआ 999। उसके बाद क्या कह रहा है, 100 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1000 है, और अब ये 999 का परवर्ती यानी 1 जोड़ना है, पूर्ववर्ती में 1 घटाना है। इसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 999 धन 1 बराबर कितना हो गया 1000। कितना आ गया ये 1000। तो ये कह रहा है यहाँ पे ए नंबर में 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, तो 1000 का पूर्ववर्ती कितना हो गया 999, और 999 का परवर्ती कितना हो गया 1000। जबकि यहाँ क्या कह रहा है ये 1001। तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा, ये पहला ऑप्शन सही नहीं है, ए नंबर का सही नहीं है। अब बी नंबर को देखते हैं, बी नंबर में क्या कह रहा है, 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती इसमें भी निकालते हैं। 1000 का पूर्ववर्ती यानी 1 कम कर दीजिए तो कितना हो गया 999। पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। अब ये 999 का परवर्ती क्या होगा, 999 में 1 जोड़ी तो इसका परवर्ती 1000 आ गया। तो जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती 999 है, और पूर्ववर्ती का परवर्ती कितना आ रहा है 1000 आ रहा है, और यहाँ पे क्या बता रहा है 1002। तो ये भी रॉन्ग है, इसका बी नंबर का ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। अब सी नंबर के ऑप्शन में जाते हैं। सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर का ऑप्शन कह रहा है 1000 के परवर्ती। 1000 का परवर्ती क्या होगा, चलिए 1000 का परवर्ती में क्या करते हैं 1 को जोड़ते हैं, तो कितना हो गया 1001। ठीक है, यहाँ पे 1000 के परवर्ती क्या हो गया 1001। अब परवर्ती का पूर्ववर्ती, अब इस 1001 का पूर्ववर्ती निकालेंगे। 1001 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 1 कम कर देंगे तो 1000 होगा, 1000 हो गया। तो क्या कह रहा है 1000 का परवर्ती 1001 हो गया, और 1000 परवर्ती का पूर्ववर्ती, और 1001 का पूर्ववर्ती क्या हो गया 1000। तो यहाँ पे इसका आंसर सही, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। इसका डी नंबर का ऑप्शन भी सही नहीं है, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, एक दुकानदार 239 खिलौने, एक दुकान में कितने 239 खिलौने हैं। कितने खिलौने हैं 239 खिलौने हैं। 70 और खिलौने लाए गए, 70 खिलौने और लाए तो इसमें जुड़ जाएंगे 70, उनमें से 152 बिक गए। अब यहाँ पे 239 धन 70, इसमें से कितना बेच दिया उसने, इन दोनों को जोड़ेगा, और 152 बिक गए। बचे हुए खिलौने की संख्या है, यहाँ पे दिया है 239 धन 70 ऋण 152, फिर दिया है 239 ऋण 70, तो यहाँ पे ऋण तो आएगा नहीं क्योंकि 70 और खिलौने लाए गए तो जुड़ जाएगा। और उसके बाद सी नंबर 239 धन 70, ये तो सही है जुड़ेगा, लेकिन उसे बेच दिया तो यहाँ क्या होना चाहिए घटना चाहिए, जबकि यहाँ क्या कर रहा है वो जोड़ रहा है। इसी प्रकार 239 खिलौने उसके पास थे और 70 खिलौने लाए तो यहाँ पे जोड़ना चाहिए, जबकि ये क्या कर रहा है घटा रहा है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, 239 धन 70 ऋण 152। इस प्रकार से ये आपके जो गणित के प्रश्न थे, कितने प्रश्न बताए आपको, प्रश्न 30 बताए। और किस परीक्षा के लिए, आपकी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो प्रश्न है वह महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। और ये प्रश्न आपके क्या थे, आप ध्यान से इनके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस सेट 1 के पेपर प्रश्न थे जो MP TET वर्ग 3 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।